नमस्कार और द डीप डाइव की इस खास चर्चा में सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम आधुनिक भारत के एक बहुत ही अहम, बहुत ही दिलचस्प दौर पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। वो दौर जब समाज और संस्कृति में आप कह सकते हैं एक सुधार की बड़ी लहर उठी थी। बिल्कुल। और जानेंगे उन आंदोलनों और उनके नेताओं के बारे में। जी। कौन थे वो लोग, क्या सोच थी उनकी। हाँ, ये बहुत जरूरी विषय है। हमारी जानकारी का जो आधार है वो है मशहूर किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। जी। उसके 9वें अध्याय के कुछ खास हिस्से। जी। और कोशिश यही रहेगी कि इस बातचीत के बाद ये विषय, ये पूरा का पूरा टॉपिक सभी के लिए एकदम साफ हो जाए। हर पहलू पे मतलब विस्तार से बात हो। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि हर चीज को अच्छे से समझें। तो इस बातचीत की अहमियत को समझने के लिए HCE ज़करियास की एक बात से शुरुआत करते हैं। अच्छा। उनका मानना था कि राजा राम मोहन रॉय और उनका जो ब्रह्म समाज था। हाँ, ब्रह्म समाज, वो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म, समाज या राजनीति में जितने भी अलग अलग सुधार आंदोलन हुए, उन सब का एक तरह से शुरुआती बिंदु थे, स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये दिलचस्प नजरिया है। मतलब सब कुछ वहीं से शुरू हुआ उनके मुताबिक। हाँ। तो चलिए इसी शुरुआती बिंदु से अपनी बात शुरू करते हैं और देखते हैं ये कहानी फिर कैसे आगे बढ़ती है। बिल्कुल। राजा राममोहन रॉय वो वाकई मतलब एक बुनियाद रखने वाली शख्सियत है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उस समय का जो हिंदू धर्म था, जिस तरह से उसका पालन हो रहा था, जी। वो लोगों के राजनीतिक या सामाजिक भले के लिए मतलब ठीक नहीं बैठ रहा था। अच्छा, ये उन्होंने महसूस किया। हाँ, और उन्होंने ये बात साफ साफ कही भी। उनके शब्द हैं, मुझे याद है, मुझे ये कहते हुए दुख है कि हिंदुओं द्वारा पालन की जाने वाली वर्तमान धर्म प्रणाली उनके राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं है। ये तो बड़ी सीधी बात कह दी उन्होंने। हाँ, और आगे कहते हैं, मेरा मानना है कि कम से कम उनके राजनीतिक लाभ और सामाजिक आराम के लिए उनके धर्म में कुछ बदलाव होना चाहिए। सोचिए उस जमाने में ये कहना कितनी बड़ी बात रही होगी। ये सोचिए, आप कह सकते हैं आगे के जो सुधार हुए ना, उनकी नींव बनी। और इसी सोच को फिर जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। हाँ बिल्कुल। और ब्रह्म समाज के विचार को आगे बढ़ाने वालों में केशव चंद्र सेन का नाम वो बहुत अहम है। उनका क्या योगदान था? उन्होंने इसमें एक बहुत मजबूत मानवतावादी पहलू जोड़ा। उनका कहना था, और ये भी ध्यान देने लायक बात है, जो कोई भी हर रोज सच्चे ईश्वर की पूजा करता है, उसे अपने सभी देशवासियों को भाई के रूप में पहचानना सीखना चाहिए। भाईचारा। हाँ, भाईचारा। ये बात उस समय के लिए, जब समाज इतना जाति पाति में बटा हुआ था, उसके लिए एक सीधी चुनौती थी। बिल्कुल। ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं रह गई थी, ये समाज को जोड़ने की बात थी, बराबरी की बात थी। तो बंगाल में रॉय और सेन ये सुधार की एक तरह से अलग जगह रहे थे, लेकिन क्या ये लहर सिर्फ बंगाल तक ही रुकी हुई थी या और भी जगहों पर ऐसी कोशिशें चल रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि सुधार की ये जो चाहत थी, ये जो बेचैनी थी, वो सिर्फ एक जगह या एक संगठन तक सीमित नहीं थी। अच्छा। बंगाल में ही एक और बड़ी दिलचस्प धारा थी, यंग बंगाल मूवमेंट। हाँ, डेरोजियो का नाम आता है इसमें। हेनरी विवियन डेरोजियो। ये लोग बड़े जोशीले थे, नौजवान थे, हर पुरानी रीत, हर परंपरा पर सवाल उठाते थे, तर्क की कसौटी पर कसते थे हर चीज को। रैडिकल थे मतलब? हाँ, काफी रैडिकल थे अपने समय के हिसाब से। हालांकि उनका असर बहुत लंबे समय तक शायद नहीं रहा, लेकिन उन्होंने सोचने का एक नया, एक बेबाक तरीका जरूर सिखाया। तर्क और बुद्धिवाद पर जोर, ये एक अहम बात है जी। और इसी दौर में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का काम भी, वो तो बहुत मायने रखता है, खासकर महिलाओं की स्थिति को लेकर। निश्चित रूप से विद्यासागर जी का नजरिया डेरोजियो से थोड़ा अलग था। वो जमीनी हकीकत से शायद ज्यादा जुड़े थे। उन्होंने देखा कि विधवाओं की हालत कितनी खराब है, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, तो उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने काम किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष किया, लड़कियों के लिए स्कूल खोलें। और मजे की बात यह है कि उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए पुराने धर्म ग्रंथों का ही सहारा लिया। अच्छा, ये तो अलग तरीका हुआ। हाँ, उन्होंने साबित किया कि विधवा विवाह या स्त्री शिक्षा ये शास्त्रों के खिलाफ नहीं है। ये दिखाता है कि सुधार के तरीके भी कितने अलग अलग हो सकते हैं। ये तो हुई बंगाल की बात। अब अगर हम थोड़ा पश्चिम की तरफ देखें, महाराष्ट्र में क्या हो रहा था उस समय? महाराष्ट्र में भी सुधार की अपनी एक धारा बह रही थी। वहां प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। प्रार्थना समाज? हाँ, ये ब्रह्म समाज से प्रेरित तो था, लेकिन इसका तरीका थोड़ा ज्यादा नर्म था। धीरे धीरे बदलाव लाने पर इनका जोर था।
तो इनका फोकस किस पर था? इनका फोकस एकेश्वरवाद और सामाजिक काम पर ज्यादा था, अच्छा। जैसे अनाथालय चलाना, स्कूल खोलना, इस तरह के काम। अच्छा, समाज सेवा। जी, समाज सेवा। और हाँ, महाराष्ट्र में बाल शास्त्री जांबेकर का नाम भी लेना जरूरी है। पत्रकारिता से जुड़े थे वो हाँ, शायद। बिल्कुल। मराठी पत्रकारिता के जरिए उन्होंने समाज सुधार के विचारों को आम लोगों तक पहुंचाया। वो एक तरह से पायनियर थे। तो ये तो साफ दिख रहा है कि अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग तरीकों से समाज की जो कमियां थीं उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, कोशिशें जारी थी। लेकिन एक मुद्दा जो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला था, सबसे ज्यादा गहरा था, वो थी जाति व्यवस्था। वो तो है। क्या इस पर सीधी चोट करने वाले भी थे, जिन्होंने सीधे सीधे इस व्यवस्था को चुनौती दी हो? हाँ, और यहाँ ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले का काम, उसे तो क्रांतिकारी ही माना जाना चाहिए। क्रांतिकारी क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऊंची जातियों के दबदबे को चुनौती ही नहीं दी, बल्कि सीधे तौर पर निचली जातियों, जिन्हें उस वक्त अछूत कहा जाता था, और महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। शिक्षा पर जोर। बहुत ज्यादा जोर। सोचिए, सावित्रीबाई फूले ने उस दौर में पढ़ाना शुरू किया जब महिलाओं का घर से निकलना तक मुश्किल समझा जाता था। उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षकों में गिना जाता है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया। सत्यशोधक समाज, इसका क्या मतलब था? इसका मकसद ही था समाज में सच की खोज करना और जो ब्राह्मणवादी पाखंड था उसको उजागर करना। उनका काम सिर्फ सुधार नहीं था, वो सामाजिक ढांचे को बदलने की एक सीधी कोशिश थी, बिल्कुल सीधी। फुले दंपत्ति ने तो एक मशाल जलाई। क्या इस लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले और भी लोग थे फिर? बिल्कुल, ये लड़ाई रुकी नहीं। गोपाल बाबा वलंकर जैसे लोग थे जिन्होंने लिखकर जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। किसान फागूजी बंसोड़े ने दलितों में शिक्षा और जागरूकता फैलाने का काम किया। और विट्ठल रामजी शिंदे। हाँ, विट्ठल रामजी शिंदे ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की स्थापना की ताकि दलितों की हालत सुधारी जा सके। ये सब दिखाता है कि जाति के सवाल पर संघर्ष लगातार चल रहा था। अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। जाति के सवाल के साथ साथ एक और चीज जो बार बार आ रही है वो है तर्क और व्यक्तिगत सोच की आजादी। हाँ, इसमें गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी का नाम आता है। हाँ, लोकहितवादी का लेखन बहुत दिलचस्प है। वो पारंपरिक रीति रिवाजों पर बड़े तीखे सवाल उठाते थे और तर्क पर, रीजन पर बहुत जोर देते थे। और गोपाल गणेश आगरकर, उनका क्या विचार था? इसी तरह गोपाल गणेश आगरकर थे। वो मानते थे कि समाज को सुधारना राजनीतिक आजादी से ज्यादा जरूरी है, या कम से कम उससे पहले आना चाहिए। अच्छा, ये तो बड़ी बहस रही होगी उस समय। पहले समाज सुधार या पहले राजनीतिक आजादी? हाँ, ये उस समय की बहुत बड़ी बहस थी। आगरकर का मानना था कि जब तक समाज अंदर से मजबूत और तर्कसंगत नहीं होगा, तब तक राजनीतिक आजादी का कोई खास मतलब नहीं निकलेगा। और इन विचारों को सिर्फ किताबों या बहसों तक सीमित न रखकर जमीन पर उतारने के लिए कुछ संगठन भी काम कर रहे थे, जैसे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। बिल्कुल। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इसी मकसद से की थी। ऐसे लोग तैयार करना जो अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा में लगा दें। किस तरह की सेवा? जिसमें शिक्षा फैलाना, सामाजिक बुराइयों से लड़ना, लोगों की सीधी मदद करना, ये सब शामिल था। ये एक तरह से देश के लिए समर्पित मिशनरी तैयार करने जैसा था। अच्छा। और सोशल सर्विस लीग? इसी तरह नारायण मल्हार जोशी ने सोशल सर्विस लीग बनाई। उनका काम था शहरों में मजदूरों और आम लोगों के बीच जाकर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रहने की स्थितियों को बेहतर बनाना। तो ये संगठन एक तरह से सुधार के काम को संस्थागत रूप दे रहे थे। हाँ, उसे ज्यादा व्यवस्थित बना रहे थे, ज्यादा दूर तक पहुंचा रहे थे। अब एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करते हैं जिनका प्रभाव बहुत गहरा और बहुत व्यापक रहा, स्वामी विवेकानंद। हाँ, स्वामी विवेकानंद। उन्हें अक्सर एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर देखा जाता है। हाँ, देखा जाता है। लेकिन विवेकानंद सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वो एक जबरदस्त समाज आलोचक भी थे। समाज आलोचक कैसे? उन्होंने उस समय के हिंदू समाज की, खासकर गरीबों और निचली जातियों के साथ जो बर्ताव होता था, उसकी बेहद तीखी आलोचना की। उनके कुछ शब्द तो सच में हिलाकर रख देते हैं। जैसे? उन्होंने कहा, कोई दूसरा धर्म इंसानियत की गरिमा का इतने ऊंचे सुर में बखान नहीं करता जितना हिंदू धर्म करता है, और दुनिया में कोई दूसरा धर्म गरीबों और निचले तबके के लोगों पर इतने जुल्म नहीं करता जितना हिंदू धर्म करता है। ओहो, ये तो बहुत सीधी और कड़वी बात कह दी उन्होंने। हाँ, और वो यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, एक देश जहां लाखों लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है और जहां कुछ हजार साधु संत और ब्राह्मण गरीबों का खून चूसते हैं और उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, वो देश नहीं
बल्कि जीता जागता नरक है। क्या ये धर्म है या मौत का नाच? बाप रे, ये तो मतलब अंदर तक चोट करने वाली बात है। बिल्कुल। उनका संदेश साफ था, असली धर्म लोगों की सेवा में है, इंसानियत में है। उन्होंने बार बार कहा, ये मत भूलो कि ये जो निचले वर्ग के लोग हैं, अनपढ़, गरीब, मोची, मेहतर, ये तुम्हारे ही मांस और खून हैं, तुम्हारे भाई हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांता यानी व्यवहारिक वेदांत की बात की। ईश्वर की सेवा करनी है तो इंसानों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो। तभी शायद सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि विवेकानंद बंगाल में आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन के आध्यात्मिक पिता माने जा सकते हैं। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसको थोड़ा साफ करेंगे। बोस का ये कहना बहुत गहरा है। देखिए, विवेकानंद ने सिर्फ समाज और धर्म की कमियों पर उंगली नहीं उठाई, उन्होंने भारतीयों के अंदर आत्मविश्वास जगाया, अपनी संस्कृति, अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करने की भावना जगाई। हाँ, वो शिकागो वाला भाषण बहुत मशहूर है। बिल्कुल। उन्होंने पश्चिम को दिखाया कि भारत के पास भी दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, आध्यात्मिक तौर पर। इस आत्मविश्वास ने लोगों को जोड़ा और कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए एक मानसिक जमीन तैयार की। अच्छा, तो इस तरह से जुड़ाव है। हाँ, इसलिए उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहना गलत नहीं है, वो प्रेरणा स्रोत बने। चलिए अब एक और बड़े नाम की ओर चलते हैं, दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज का। उनका नजरिया क्या था? क्या वो भी इसी तरह सोच रहे थे? दयानंद सरस्वती का रास्ता थोड़ा अलग था, थोड़ा सा हटके। कैसे? उनका मानना था कि हिंदू धर्म में जो गड़बड़ियां आई हैं, जो बुराइयां आई हैं, वो बाद में आई हैं। असली ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तो वेदों में है। अच्छा, वेदों में। हाँ, इसलिए उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने मूर्ति पूजा, जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था, बाल विवाह जैसी चीजों का कड़ा विरोध किया। तो वो भी जाति व्यवस्था के खिलाफ थे? हाँ, जन्म आधारित जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि वेद किसी एक जाति के लिए नहीं है, सबके लिए है, कोई भी पढ़ सकता है। और शुद्धि आंदोलन, उसका क्या मतलब था? आर्य समाज शुद्धि आंदोलन भी चलाता था। इसका मकसद था उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना जिन्होंने किसी कारण से धर्म बदल लिया था। अच्छा। तो उनका तरीका, आप कह सकते हैं, ब्रह्म समाज की तुलना में थोड़ा ज्यादा आक्रामक था और एक तरह से पुनरुत्थानवादी था। पुनरुत्थानवादी मतलब रिवाइवलिस्ट, यानी वो पुरानी जो शुद्ध मानी जाने वाली स्थिति थी उसे वापस लाना चाहते थे। समझ गई। और शिक्षा पर भी उनका जोर था। हाँ, शिक्षा पर भी बहुत जोर दिया, खासकर पश्चिमी शिक्षा और वैदिक ज्ञान के मेल पर। और इसी सोच के साथ फिर डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और कॉलेज खोले गए, जो आज भी चल रहे हैं। तो हमने ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, फुले, विवेकानंद जैसे बड़े नामों और आंदोलनों की बात की। ये तो मुख्य धाराएं हो गई जी। लेकिन स्रोत में तो और भी कई छोटे बड़े संगठनों का जिक्र है। क्या ये दिखाता है कि सुधार की हवा मतलब हर कोने में, हर तरफ बह रही थी? बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है ताकि पूरी तस्वीर साफ हो। जैसे सेवा सदन जैसे संगठन थे जो खासतौर पर महिलाओं की भलाई और शिक्षा के लिए काम कर रहे थे। महिलाओं के लिए? हाँ। फिर देव समाज था जो नैतिक मूल्यों और अच्छे आचरण पर जोर देता था। लेकिन दूसरी तरफ धर्म सभा जैसे संगठन भी थे। वो क्या करते थे? वो इन सुधारों का विरोध कर रहे थे। वो पुरानी परंपराओं को बनाए रखना चाहते थे। ये जानना भी जरूरी है कि समाज में बदलाव आसानी से नहीं आता, उसका विरोध भी होता है। सही बात है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। बिल्कुल। भारत धर्म महामंडल भी इसी तरह के रूढ़िवादी विचारों का संगठन था। फिर राधा स्वामी आंदोलन जैसे आध्यात्मिक पंथ भी थे जिनका अपना अलग रास्ता था। ये सब मिलकर उस दौर की एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स तस्वीर बनाते हैं। कैसी तस्वीर? एक तरफ बदलाव की जबरदस्त इच्छा, दूसरी तरफ उसका विरोध, और साथ ही कई अलग अलग आध्यात्मिक खोजें भी चल रही थीं। सब कुछ एक साथ हो रहा था। ये तो ज्यादातर उत्तर और पश्चिम भारत की बात हुई। दक्षिण भारत में क्या स्थिति थी? क्या वहां भी ऐसे सुधार आंदोलन चल रहे थे? हाँ, बिल्कुल चल रहे थे। और दक्षिण भारत के आंदोलनों का अपना एक अलग मिजाज था, एक अलग फ्लेवर था। क्या खास था वहां? वहां जातिगत भेदभाव और मंदिरों में प्रवेश का अधिकार, ये बहुत बड़े मुद्दे थे, शायद उत्तर भारत से भी ज्यादा तीखे। अच्छा। केरल में श्री नारायण गुरु ने एझावा समुदाय के उत्थान के लिए जबरदस्त काम किया। एझावा समुदाय? हाँ, ये उस समय बहुत पिछड़ा और दबा हुआ माना जाता था। उन्होंने श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन यानी SNDP योगम की स्थापना की और एक बहुत मशहूर नारा दिया, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। हाँ, सोचिए उस समाज के लिए कितनी बड़ी बात थी, जहां सैकड़ों जातियां थीं और छुआछूत अपने चरम पर था। उन्होंने एशावा लोगों के लिए अपने अलग मंदिर और स्कूल खोले, उन्हें सम्मान दिलाया। और तमिलनाडु में जस्टिस मूवमेंट का जिक्र आता है, वो क्या था? उसे भी थोड़ा साफ करें।
जस्टिस मूवमेंट तमिलनाडु के इतिहास में बहुत अहम है। ये मुख्य रूप से एक गैर ब्राह्मण आंदोलन था। गैर ब्राह्मण? हाँ, उनका कहना था कि सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, राजनीति में हर जगह ब्राह्मणों का दबदबा बहुत ज्यादा है और गैर ब्राह्मणों को उनका हक नहीं मिल रहा। अच्छा, प्रतिनिधित्व का सवाल था। हाँ, प्रतिनिधित्व और बराबरी का सवाल था। उन्होंने इसके लिए आवाज उठाई, चुनाव लड़े और सरकार भी बनाई। इस मूवमेंट ने तमिल पहचान और ब्राह्मणवाद के विरोध को बहुत मजबूत किया, जिसका असर आज भी तमिलनाडु की राजनीति पर साफ दिखता है। और इसी माहौल में फिर ईवी रामास्वामी पेरियार का सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यानी आत्मसम्मान आंदोलन भी शुरू हुआ। हाँ, पेरियार तो और भी ज्यादा क्रांतिकारी थे। वो जस्टिस मूवमेंट से भी आगे बढ़ गए। कैसे? उन्होंने तर्कवाद, नास्तिकता, जाति व्यवस्था का पूरी तरह खात्मा और महिलाओं के अधिकारों पर बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने धर्म, ईश्वर और पुरानी परंपराओं पर इतने तीखे सवाल उठाए जितने शायद ही किसी और ने उठाए हों। नास्तिकता पर भी जोर? हाँ, वो नास्तिक थे। उनका आत्मसम्मान आंदोलन लोगों को बिना किसी पुजारी या कर्मकांड के शादी करने, अपने बच्चों के नाम अपनी मर्जी से रखने और हर तरह के अंधविश्वास को छोड़ने के लिए प्रेरित करता था। और मंदिर प्रवेश आंदोलन? इसी के साथ दक्षिण भारत में, खासकर केरल में, मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चले। निचली जातियों को मंदिरों में जाने का हक दिलाने के लिए लंबे संघर्ष हुए, जैसे वाइकोम सत्याग्रह। ये सब दिखाता है कि दक्षिण में लड़ाई सामाजिक बराबरी और आत्मसम्मान की थी। बहुत गहरी लड़ाई थी। ये तो हुई हिंदू समाज के अंदर की उथल-पुथल। उसकी बात, क्या मुस्लिम समुदाय में भी ऐसी ही कोई हलचल थी? क्या वहां भी सुधार की बात हो रही थी? बिल्कुल थी। मुस्लिम समुदाय में भी अंदरूनी तौर पर सुधार और बदलाव की कई धाराएं चल रही थी। ऐसा नहीं था कि वहां सब कुछ शांत था। किस तरह की धाराएं थी? एक तरफ वहाबी या वल्लीउल्लाह आंदोलन जैसे पुनरुत्थानवादी आंदोलन थे। पुनरुत्थानवादी मतलब फिर से वही पुरानी स्थिति? हाँ, उनका मानना था कि इस्लाम अपने मूल रूप से भटक गया है और उसमें जो बाहरी चीजें आ गई हैं उन्हें हटाकर उसे शुद्ध करने की जरूरत है। वो इस्लाम के शुरुआती दौर की तरफ लौटना चाहते थे। टीटू मीर का आंदोलन या फराइजी आंदोलन भी इसी तरह के थे, जो बंगाल में किसानों के हक और धार्मिक शुद्धता पर केंद्रित थे। लेकिन सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन का रास्ता तो शायद इससे काफी अलग था। हाँ, बिल्कुल। सर सैयद अहमद खान एक आधुनिकतावादी यानी मॉडर्निस्ट विचारक थे। उनका रास्ता एकदम अलग था। उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि मुसलमानों को अगर तरक्की करनी है, दुनिया के साथ चलना है, तो उन्हें पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान को अपनाना होगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया? नहीं, उन्होंने अंग्रेजों के साथ सहयोग की नीति अपनाई और मुसलमानों को आधुनिक बनाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखी। उनका जोर था कि धर्म के साथ साथ दुनियावी तालीम भी उतनी ही जरूरी है। तो एक तरफ अलीगढ़ था जो आधुनिकता और पश्चिमी शिक्षा की बात कर रहा था, और दूसरी तरफ देवबंद स्कूल का क्या नजरिया था? ये नाम भी आता है। देवबंद स्कूल का नजरिया अलीगढ़ से बिल्कुल उलट था, बिल्कुल 180 डिग्री। अच्छा। वो एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। उनका मानना था कि मुसलमानों की बेहतरी परंपरागत इस्लामी शिक्षा और अपनी धार्मिक पहचान को मजबूती से बनाए रखने में है। तो वो पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ थे? हाँ, उन्होंने पश्चिमी प्रभाव और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया। उनका मकसद था ऐसे उलेमा यानी धार्मिक विद्वान तैयार करना जो इस्लाम की सही तालीम दे और समुदाय का मार्गदर्शन करें। तो ये तो मुस्लिम समुदाय के अंदर ही दो बिल्कुल अलग अलग सोच हो गई। हाँ, बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के अंदर भी सुधार को लेकर कितने अलग अलग विचार थे। एक आधुनिकता की तरफ जा रहा था, दूसरा अपनी जड़ों की ओर लौटने की बात कर रहा था। इसी दौर में अहमदिया आंदोलन भी शुरू हुआ, जिसके अपने अलग विचार थे जो इन दोनों से कुछ अलग थे। और क्या पारसी और सिख जैसे दूसरे समुदायों में भी सुधार की कुछ कोशिशें हुई? हाँ, सुधार की ये जो भावना थी ये लगभग हर समुदाय में फैली। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू या मुस्लिम समाज में ही हलचल थी। पारसी समुदाय में क्या हुआ? और पारसी समुदाय में रहनुमाई मजदा-सियाना सभा बनी। इसने अपने समाज में फैली कुछ रीतियों को सुधारने, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और पारसी धर्म के जो मूल सिद्धांत थे उन पर लौटने की बात की। और सिख समुदाय में? सिख समुदाय में सिंह सभा आंदोलन चला। इसका मुख्य काम था सिख धर्म में जो बाहरी खासकर हिंदू परंपराएं आ गई थी उन्हें हटाना, पंजाबी भाषा और गुरुमुखी लिपि को बढ़ावा देना और सिख पहचान को मजबूत करना। अकाली आंदोलन भी इसी से जुड़ा है? हाँ, इसी से जुड़ा था अकाली आंदोलन, जिसका मुख्य मकसद था गुरुद्वारों को जो भ्रष्ट महंत थे उनके कब्जे से छुड़ाकर सिख संगत यानी आम सिखों के हवाले करना। ये एक बड़ा आंदोलन था। थियोसॉफिकल मूवमेंट का भी नाम आता है, उसका क्या योगदान रहा? ये तो बाहर से आया था शायद।
थियोसॉफिकल मूवमेंट थोड़ा अलग था। जैसा आपने कहा, इसे मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकॉट जैसे विदेशियों ने शुरू किया था, लेकिन भारत में एनी बेसेंट ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया। एनी बेसेंट ने? हाँ, इसका मुख्य काम था भारत के जो प्राचीन धर्म हैं, दर्शन हैं, संस्कृति है, उसके गौरव को फिर से जगाना। अच्छा, तो ये भी एक तरह का आत्मविश्वास जगाने वाला काम था। हाँ, इसने पढ़े लिखे भारतीयों में अपने अतीत के प्रति एक गर्व की भावना पैदा की। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, जैसे बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU का हिस्सा बना। तो कुल मिलाकर देखें तो 19वीं सदी का भारत अंदर से मतलब खौल रहा था, बदल रहा था। हाँ, बिल्कुल। हर समुदाय अपने अपने तरीके से अपनी कमियों को दूर करने और जो नई चुनौतियां आ रही थीं, उनका सामना करने की कोशिश कर रहा था। एक बहुत ही डायनामिक दौर था। तो इन सारे आंदोलनों, इतनी सारी कोशिशों का निचोड़ क्या निकला? अगर हम मूल्यांकन करें तो स्रोत में इनके महत्व पर बात करते हुए कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलू बताए गए हैं। पहले सकारात्मक पहलू देखते हैं। हाँ, मूल्यांकन जरूरी है। सकारात्मक पहलू देखें तो बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। सबसे पहली बात, इन आंदोलनों ने भारतीय समाज को आधुनिक बनाने की नींव रखी। आधुनिकीकरण? हाँ, तर्क, विज्ञान और मानवतावाद जैसे विचारों को बल मिला। लोग सवाल पूछने लगे। और महिलाओं की स्थिति? महिलाओं की स्थिति में सुधार की जबरदस्त कोशिशें हुई। सती प्रथा खत्म हुई, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता मिली, लड़कियों की शिक्षा शुरू हुई। ये बहुत बड़े कदम थे। जाति व्यवस्था पर क्या असर हुआ? जाति व्यवस्था की कठोरता पर हमला हुआ। हालांकि उसे जड़ से खत्म करना तो बहुत मुश्किल था, आज भी है, पर कम से कम उसे चुनौती तो मिली। लोगों ने कहना शुरू किया कि गलत है। शिक्षा का भी प्रसार हुआ? हाँ, शिक्षा का प्रसार हुआ, नए स्कूल कॉलेज खुले, और शायद सबसे बड़ी बात, इन सामाजिक धार्मिक सुधारों ने लोगों में अपने समाज, अपनी संस्कृति और फिर अपने देश के बारे में सोचने की एक नई चेतना जगाई। एक आइडेंटिटी बनी। हाँ, राष्ट्रीय चेतना। हाँ, एक तरह की राष्ट्रीय चेतना जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत काम आई। एक जमीन तैयार हुई। ये तो हुए सकारात्मक पहलू। और नकारात्मक पहलू क्या माने जाते हैं? क्या कुछ कमियां भी थीं? स्रोत कुछ सीमाओं या नकारात्मक पहलुओं की तरफ भी इशारा करता है, और उन्हें देखना भी जरूरी है ताकि तस्वीर पूरी हो। बिल्कुल। एक बड़ी आलोचना यह है कि इन सुधारों का असर ज्यादातर शहरों और पढ़े लिखे, ऊंचे या मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। अच्छा, मतलब आम जनता तक नहीं पहुंचा? हाँ, गांव के आम लोग, गरीब, किसान, मजदूर, उन तक ये बातें उतनी नहीं पहुंच पाईं जितनी पहुंचनी चाहिए थी। उनका दायरा सीमित था। और दूसरा, कभी कभी ऐसा हुआ कि जब कोई आंदोलन अपने ही समुदाय की पहचान या उसके गौरव पर बहुत ज्यादा जोर देता था, तो अनजाने में ही सही, वो दूसरे समुदायों से एक तरह की दूरी या एक तरह की सांप्रदायिक चेतना को भी बढ़ावा दे सकता था। ये एक नाजुक मसला है। ये हो सकता है। और कुछ आंदोलनों पर पश्चिमी विचारों का इतना ज्यादा असर था कि उन पर अपनी मौलिकता खोने का, मतलब सिर्फ नकल करने का आरोप भी लगा। तो तस्वीर मिली जुली है, हमें दोनों पहलू देखने होंगे। सिर्फ तारीफ या सिर्फ आलोचना से काम नहीं चलेगा। ये वाकई एक बहुत बड़ी और काफी उलझी हुई तस्वीर है। हमने देखा कि कैसे 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में पूरे भारत में समाज और संस्कृति को बदलने की एक जबरदस्त लहर उठी थी। हाँ, एक लहर थी। अलग अलग नेता थे, अलग अलग विचार थे, अलग अलग तरीके थे, लेकिन मकसद कहीं न कहीं एक बेहतर समाज बनाना था, अपनी कमियों को दूर करना था। जी। इन्होंने धर्म की जड़ता, जाति के बंधन, महिलाओं के अधिकारों का हनन, शिक्षा की कमी जैसे कई बड़े मुद्दों को उठाया, और इसमें कोई शक नहीं कि आधुनिक भारत की नींव रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आता है, जो शायद सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल? इतने सारे आंदोलन, इतनी विविधता, और वो भी उस दौर में जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, हम गुलाम थे। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये क्या दिखाता है? क्या ये भारतीय समाज की अपनी अंदरूनी ताकत, अपनी कमियों को खुद देखने और उन्हें सुधारने की कोशिश करने की क्षमता को नहीं दिखाता? मतलब एक गुलाम देश के लोग अपने ही समाज को अंदर से बदलने के लिए इतने क्यों बेचैन थे? इस इतिहास को आज के दौर में जब हम सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, या जो समस्याएं तब थी उनमें से कई आज भी हैं, तो इस इतिहास को कैसे समझें और इससे क्या सीखें, ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और सोचने वाली बात है। इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए, हर पहलू को इतने साफ तरीके से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।